हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग सीटेट में जो है क्या करने वाले हैं, यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप सभी जो है तैयार हो जाइए और जल्दी से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज हम लोग ये जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और इससे जरूर है कि आप इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं बच्चे बिना कोई देर के। और आप सभी को जो एक बात बता दूं कि हमारा जो ये सीटेट का जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर सब्जेक्ट का जो है बारी बारी से मिलता रहेगा, ठीक है। साथ में जो हमारा जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की बैच जो है प्रारंभ हो गई है। अगर आप सभी हमारे ऑफलाइन कोर्स को करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है जो भी पूर्णिया के लोकेलिटी है, ठीक है, पूर्णिया में हमारा जो है ये डीआईजी चौक पर जो है हमारा ब्रांच है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सौम्या एजुकेशन में जो है एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा के बाद से जो है बैच पुनः यानी कि 25 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे ऑफलाइन बैच को इस नंबर से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे दूर के हैं और हमारी क्लास को लेना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहली बात कि ऐसे तो ये यूट्यूब पर ओपन प्लेटफॉर्म है, इस पर तो आप कर ही रहे हैं। बाकी आपको अगर हमारा डिटेल्स क्लास चाहिए तो आप जो है हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो है रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स और सारे जो हैं मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, हमारे इस नंबर और हमारे ऐप यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए बिना किसी देर के आप सभी जो है आगे बढ़िए और ज़रूर सफर कीजिए। तो चलते हैं हम लोग आज के डिस्कशन सेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। और ये जो क्वेश्चन होगा ये 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप सभी दिल थाम के बैठिए और हम लोग फिर और बार बार आप लोग जो है कमेंट भी करिए आपके जो भी आंसर होते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप जो है आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन को लाते हैं स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, यानी कि बच्चा का जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बच्चे के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से वो पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जाती है। देखिए, किसी का पर्सनल डेवलपमेंट भविष्यवाणी से नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बचपन में आपको वो दिखने में लगेगा कि कुछ बच्चे जो है बचपन में बहुत तेज है, और फिर डिपेंड करता है कि उनका हेरिडिटी और उनका इन्वायरमेंट का जो बॉन्डेज कैसा है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है। ये नहीं कि बच्चा अगर बचपन में बहुत तेज है तो आगे भी वैसा ही रहेगा, नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट और फिजिकल जो इन्वायरमेंट होते हैं खास करके, इसके अकॉर्डिंग ही बच्चा अपने आप को क्या कर पाता है, ढाल पाता है और उसी के अनुरूप बन जाता है। तो सोसाइटी का भी प्रभाव बच्चे पर देखा जाता है, तो इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। फिर है दूसरा कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हम पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं कि हाँ हमको बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या ये, तो डिसाइड करता है इंटरेस्ट। यानी कि जब बच्चे कहिए कि 9th 10th जब कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो वहाँ पे कम से कम 10th के बाद तो वो डिसाइड कर लेता है कि भाई हमको आगे किस फील्ड में कैरियर बनाना है, ठीक है। तो वो उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, वो उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए जो है कोई भी जो है पूर्वानुमान पहले से हम नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा ही करेगा वैसा ही करेगा, ये नहीं कह सकते हैं। तो ये एकदम गलत हो गया। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है,
तो देखिए कुछ हद तक तो लगा सकते हैं कि हाँ मतलब कि बच्चा अगर पढ़ रहा है सही से, वो हर चीज़ों को गाइडलाइन कर रहा है, हर चीज़ वो देख रहा है, हर तरह के नियम और सिद्धांतों का पालन कर रहा है, तो कुछ हद तक लगता है कि हाँ चलो मेहनत कर रहा है तो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। ये भी बात सही है कि हर बच्चे के लिए कोई ज़्यादा पढ़ता है तो भी सक्सेस नहीं हो पाता है, और कोई कम पढ़ करके भी क्या होता है, सक्सेस हो जाता है अपनी इंटेलिजेंसी के बल पर, अपने IQ पावर के बल पर। तो ये क्या है, तो ये सबका डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, कुछ हद तक भी हम क्या करते हैं, उसको पूर्वानुमान पे आधारित कर देते हैं। फिर है अव्यवस्थित और असतत होता है। नहीं, हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई पर्सनल डेवलपमेंट हो तो वो एक व्यवस्थित होती है, एक व्यवस्था पे आधारित होती है। उनके रूल्स, उनके प्रिंसिपल, ये सब क्या होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस होता है, नॉन कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। विकास क्रमबद्ध नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये गलत हो गया। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं, विकास जो होता है ये व्यवस्थित होता है और निरंतर चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत यानी कि बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, ये बिल्कुल सही है। फिर है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी डेवलपमेंटल मॉडल्स होते हैं ये कल्चर के अकॉर्डिंग, कल्चर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये बिल्कुल इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर अब हमारा क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे अपने समाज के बारे में जो भी नॉलेज लेते हैं या रहने के कौशल, मूल्य यानी वैल्यू, और क्या कहते हैं स्किल, और जो भी रीतियां वगैरह है वो कैसे सीखते हैं। ठीक है, किससे सीखते हैं, तो आस पड़ोस से, आस पड़ोस से बिल्कुल सीखते हैं, आस पड़ोस से। फिर है धर्म से भी कुछ सीखते हैं, जैसे संस्कार की बातें, संस्कृति की बातें, विभिन्न प्रकार के धार्मिक मान्यताओं के बारे में, ये सारी बातें समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्कूल में भी सीखते हैं और समकक्ष समूह में भी सीखते हैं। तो ये चारों सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चारों हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलित किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि समाज के साथ अंतरक्रिया करने के लिए बालक को जो है क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, समावेशन करना पड़ता है, स्कीम्स करने होते हैं, स्कीमा पे आधारित करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें कहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो कि किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करेगा, तो एक है समायोजन बिल्कुल और समावेशन। तो समायोजन भी एडजस्ट करने की बात जीन पियाजे ने कहा है संज्ञानात्मक विकास के लिए, ये सही है। और समावेशन इंक्लूजन की भी बात कही है। संतुलन और संगठन नहीं बोला है, समायोजन और संतुलन नहीं होगा, समावेशन और संगठन नहीं होगा, तो समायोजन और समावेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास
कि किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 4 स्तर है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था। पहला क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो आयु है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, सबका जो है बिंदी छूट गया था, देख लीजिएगा आप लोग। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष मानी जाती है, और नेक्स्ट अमूर्त संक्रियात्मक जो कि 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे जो है किस स्तर पर लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाता है। तो बच्चा पहले, जैसे कि बहुत सारे खिलौने हैं, तो बच्चा पहले उसको क्या करेगा? साक्षात रूप से, मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा। ठीक है, और कौन छोटा कौन बड़ा, इस तरह से वो क्या करेगा? अरेंज करेगा, व्यवस्थित करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे को अवलोकन करना क्या है? बहुत जरूरी है। तो ये जब तक देखेगा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, तब तक वो व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे कि जो चीजें देखा ही नहीं है, तो उनके बारे में वो कैसे मतलब कि कोई भी विचार को उत्पन्न कर पाएगा, कैसे उनके बारे में सोचेगा। तो इसलिए ये इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कब होता है? तो जो भी साक्षात रूप से देखेगा, किसमें देखेगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखेगा। तो चलिए, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है लंबाई और भार जैसे जो है गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेगा, वर्गीकृत कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोवस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक जो है वो क्या होता है? तो व्यक्तिगत वाक यानी कि वाक मतलब बातचीत। तो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्तिगत बात होती है तो इससे बच्चा क्या होता है? यानी कि अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को क्या करता है? यानी कि आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, सही है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है? नहीं, रुकावट नहीं पैदा करता है। ठीक है, व्यक्तिगत बात। फिर है, क्योंकि देखिए लेव वाइगोवस्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ये क्या है? प्रतिपादक है वाइगोवस्की महोदय। ठीक, तो यहाँ पर जितना हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत वाक करेंगे, एक दूसरे से सामाजिक रूप से मदद करेंगे, तो उतना ही हमारा क्या होगा? भाषा का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, बच्चे की आत्म केंद्रियता दर्शाता है? नहीं, बच्चे के आत्म केंद्रियता को नहीं दर्शाता है। जो व्यक्तिगत वाक की बात हो रही है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है? नहीं। ठीक है, तो बच्चे को अपनी सोच भी नियमित करने में क्या करेगा? व्यक्तिगत वाक मदद करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लेव वाइगोवस्की के अनुसार, देखिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोवस्की से 6 से 7 प्रश्न हर एग्जामिनेशन में आते हैं। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेव वाइगोवस्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे वाइगोवस्की महोदय। तो लेव वाइगोवस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर? नहीं, इनाम देकर के आप जो है शिक्षक जो है इनाम देकर के बच्चों के अधिगम में मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सख्त सजा देकर, देखिए बार बार आप उसको इनाम देते हैं
तो बच्चे में क्या हो जाता है, एक अहंकार आ जाता है कि नहीं, हमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मैं बहुत जानता हूँ। ये सारी जो है अभिमान वाली बातें उनके अंदर ग्रसित कर जाती है, जिसके कारण उनका विकास थोड़ा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम मन देता है। ठीक है, सख्त सजा देकर नहीं, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। तो बिल्कुल एक टीचर को क्या करना है कि बच्चे में जो अधिगम कराने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके जो मदद की मात्रा है, जैसे बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको समझाएंगे, नए नए तथ्यों से जोड़ेंगे, नए नए विचारों से उसको जोड़ेंगे और उसके नवीन ज्ञानों को उत्पन्न करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा के नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। ये बिल्कुल सही है। पूजा कहीं ना कहीं उस शिक्षिका से क्या हो रही है, डर रही है, या शिक्षिका या डर के कारण भी वो शिक्षिका के आज्ञा का पालन करना चाहती है। ठीक है, चलिए तो पूजा लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में आते हैं। तो देखिए, कोहल वर्ग को महोदय जो है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी नैतिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर दिए हैं। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि जिसको हम पूर्व परंपरागत, फिर दूसरा हम बोलते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरा हो जाता है पश्चिम परंपरागत, ठीक है, नैतिक स्तर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूजा दोस्त से कह रही है कि अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। ये कहीं ना कहीं क्या, एक तो है टीचर की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, टीचर बोली है कि जब तक क्लास नहीं करोगे तो तुम लोग को खेलने हम नहीं देंगे, तो ये आज्ञा का पालन है। और अगर आज्ञा का पालन पूजा नहीं करती है, हो सकता है कि टीचर उसे क्या करे, पनिश करे, यानी दंड का भागी बनाए। इसलिए ये आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, बाकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये क्या है, यानी कि ये जब हम सोसाइटी में क्या होता है, बच्चा जब कुछ अच्छा करता है तो उसको गुड, वेरी गुड, इस तरह से जो अप्रिशिएट करते हैं तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की में आ जाता है। या बच्चा जब किसी की मदद करता है तो ये सारी बातें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में आता है, जिससे कि बच्चा में क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। फिर है आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखिए, ये आधिकारिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था, यानी कि कुछ ऐसी जो है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी जो बातें हैं वो सामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सामाजिक मूल्य होते हैं, हमारे जो सामाजिक नियम होते हैं, हमारे जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, जिसके कारण हमें अपने समाज में ऐसे मानदंडों पे आधारित रहना पड़ता है जिससे कि सभी का क्या हो सके, सभी का मतलब कि विकास हो सके। ठीक है, उन सारे दृष्टिकोण को रख के और जो भी संविधान में दिए गए हैं उनको अधिकार मानते हुए हम अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रम व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये बातें तो नहीं हो रही है। चलिए, फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये सार्वभौमिक की बात नहीं है कि जरूरी नहीं है कि पूजा अपने दोस्त को कहती है ऐसा पालन करने तो सब बच्चा पालन करे ही। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास के अंतर्गत शामिल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हार्वर्ड हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के ये क्या है, प्रतिपादक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, तो ऐसा हार्वर्ड गार्डनर जो है नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और अस्थायी विशिष्टता है, ये क्या है, ये सही है। यहाँ कह रहा नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर है बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, अपितु कई प्रकार से होती है, ये भी सही है। बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया पर क्या है, आधारित है। फिर है बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम से सहसंबंध हो जाएगा, सहसंबंध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बुद्धिमत्ता को हम सहसंबंध एकांकी आयाम से नहीं बल्कि बहुआयाम से क्या करते हैं, संबंधित करते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एकाकी आयाम से सहसंबंध नहीं किया जाता, ये सही है ना। तो लेकिन यहाँ नहीं की बात है, इसीलिए यहाँ अगर नहीं रहता तो क्या आता, बहुआयामी होता। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा सीडीपी का जो क्वेश्चन होता है लंबा होता है, ठीक है, थोड़ा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल होती है। बच्चे के में इंटरेस्ट देना एक शिक्षिका का काम होता है, ठीक है। शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण सिद्धांत का पालन एक शिक्षिका करती है, ताकि बच्चा का जो बाल केंद्रित शिक्षण हो वो रुचिपूर्ण हो। फिर है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, नहीं। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, यानी बच्चे एक्टिव होते हैं और टीचर जो है इनएक्टिव होते हैं, नहीं। फिर है शिक्षिका और विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, हाँ, दोनों की सक्रिय भूमिका होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कथन एक कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कई बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तर्क कहता है, यानी कि रीजन कहता है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि पहला जो अभिकथन है, अभिकथन देंगे यहाँ, ठीक। कथन कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कई बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियों को भी हम अगर गणित के प्रति, विज्ञान के प्रति अगर बचपन से ही इंटरेस्ट दे तो लड़कियां भी करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़के जो है मैथ साइंस से आगे बढ़ते और लड़कियां को समझने की शक्तियां नहीं होती, ये गलत है, गलत धारणा है। फिर है लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित, तर्क और वैज्ञानिक सहज क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, नहीं। चलिए ये दोनों कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, किस पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देगी, पाठ्यचर्या का लचीलापन, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि पाठ्यचर्या जो है वो लचीलापन हो, बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये बिल्कुल होना चाहिए। पाठ्यचर्या का मानकीकरण होना चाहिए। मानकीकरण का मतलब नियम और सिद्धांतों पर आधारित सिलेबस, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों का संदर्भीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक का संदर्भीकरण होना चाहिए। तो हाँ, चलिए किसी भी जो भी विषय है उसके उद्देश्य से उसका जरूर संदर्भ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऐसा कोई जो है नहीं दिया है, स्टेटमेंट है। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना चाहिए, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि पाठ्यचर्या लचीलापन पर आधारित होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर क्या नहीं कर सकता इसके चित्रण करना। तो देखिए जब भी मतलब कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन की बात हो रही है तो इवैल्यूएशन में अधिगमकर्ता क्या और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, कैसे वो सीख रहा है, क्या वह सीख रहा है, इन सारी बातों पर क्या होनी चाहिए? केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और इसका हमारे समाज में या हमारे भावी भविष्य के बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, ये सारी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए? हमारा मूल्यांकन का मेन फोकस होना चाहिए। तो यहाँ है नहीं वाली बात है कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना नहीं। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना कि अमुक बच्चा बहुत तेज है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा मूल्यांकन नहीं कहता है। ठीक है, तुलना वाली बात नहीं होती है। मानव वर्ग में बच्चे को लेबलिंग करके, लेबलिंग भी नहीं करना है आपको। तो क्या है? अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करेंगे। तो राइट आंसर बिल्कुल क्या है? डी सही है। तो डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है का व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है, ऑप्शन है जो कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष यानी कि सोशल क्रिएटिव जो क्लास की बात होती है वो ये बातें हैं जो कि बच्चे को पर्सनल जो नीड होते हैं उसकी ओर ध्यान रखा जाता है। तो क्या बैठने की तय व्यवस्था नहीं, शिक्षकों का केवल है, केवल जहाँ भी रहे सीक्रेट में वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, फिर है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना नहीं, स्मरण यानी याद करना, ये भी नहीं होगा। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, तो समूह में बच्चे जब कार्य करेंगे तो इससे बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। ठीक है, देखिए एक सोच होता है आलोचनात्मक जिसमें कि हम कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, और होता है एक समालोचनात्मक जिसमें कि हमारी सोच क्या हो जाती है, मतलब कि तर्क वितर्क करने पर समान रूप से होती है। ठीक है, तो ये जो आलोचनात्मक और समालोचनात्मक वाली जो बातें होती है तो इसमें होता है कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो देखिए 325 और 486 को जमा करो, जमा करो का मतलब जोड़ो, तो 325 और 486 को इसमें तो कोई मतलब कि समालोचनात्मक सोच को ये बढ़ावा नहीं देगा, एकदम टू द पॉइंट है, बच्चा जोड़ेगा और जो है रिजल्टेंट तक पहुंच जाएगा। फिर है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इसमें भी क्या है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम का जो है ईस्वी लिखेगा, बस कहानी खत्म, उसमें कोई भी तर्क वितर्क करने वाली बात ही नहीं होगी। फिर है श्वसन को यानी रेस्पिरेशन को परिभाषित कीजिए, तो श्वसन का जो परिभाषा है पर परिभाषा बच्चा पढ़ लेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कोई अलग से वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए तो बाकी है अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप एक बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको बच्चे अपने सोसाइटी में क्या करना है, जो फैल रहे हैं प्रदूषण फैल जो रहे हैं उनसे मतलब कि कौन आखिर उनके फैलने का क्या क्या कारण आपके सोसाइटी में है और इन पॉल्यूशन को हम हटाने के लिए, दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो ये सब सोच करके आप लोग एक प्रोजेक्ट तैयार करके आइएगा। तो ये सब जब हम बच्चे को देते हैं ऐसे तरह के मतलब कि जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, तर्क करेंगे, उसमें मतलब कि संश्लेषण और विश्लेषण वाली बातें होगी,
कल्पना करेंगे बच्चे, ठीक है। बहुत तरह के जो है नियम भी देखेंगे, सिद्धांत का भी पालन करेंगे, तो ये सारी चीजें उनमें क्या होगी, शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में ये क्वेश्चन काफी जो है हेल्प करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो समावेशन की संस्कृति को कौन दर्शाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। तो देखिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि समावेशन संस्कृति वाली बात है। तो जो समावेशन की संस्कृति क्या कहती है, विद्यार्थियों की जरूरतों को, यानी जो भी स्टूडेंट का नीड है, इसको पूरा करने के लिए जो भी विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित किया जाता है। तो हतोत्साहित बात जो रहे निगेटिव मानेंगे उसको। फिर विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं, ये गलत बात है। चलिए उसके बाद है, समावेशन में ये नहीं आएगा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि सांस्कृतिक रूप से विविध यानी अलग अलग विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर क्लास सांस्कृतिक रूप से अगर अलग अलग संस्कृति के अगर बच्चे आए हैं, तो वैसे में एक टीचर को किससे बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। तो देखिए, वहाँ बिल्कुल सही है कि अगर अलग अलग क्लास में बच्चे हैं तो सबकी संस्कृति को हम एक एग्जाम्पल के रूप में लाते हैं, ठीक है। फिर है प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण विकसित करना। तो देखिए, प्रभावी संस्कृति के लिए तो यहाँ बचना चाहिए, कोई भी हर संस्कृति वो टीचर के लिए क्या है, बहुत ही विशेष है, और सभी संस्कृति का ध्यान रखते हुए बच्चों के बीच सभी संस्कृतियों का क्या है, सम्मान करने वाली बात करनी चाहिए, या ना कि मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी पाठ्यक्रम में एक जो प्रभावी संस्कृति है, जिस धर्म का या जिस संस्कृति का जो है ज़्यादा मतलब कि प्रभाव है, उसका गुणगान गाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन बचने वाली बात निगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर भी निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये एकदम गलत है। फिर है विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। देखिए, तो यहाँ विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो इससे नहीं बचना चाहिए, कोई भी बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है, बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए बाकी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा से ज्यादा क्या है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो ये जो क्षमता प्रभावित होगी वो किससे, यानी कि अक्षर को पढ़ने, शब्दों को पढ़ने, उनको व्याख्या करने, उनको समझने की क्षमता अगर हमें देखना है तो यहाँ गुणज वैकल्य की बात नहीं होगी, ठीक है, यानी कि डिस्कैलकुलिया नहीं बोलेंगे, हाँ डिस्कैलकुलिया नहीं है, ठीक है, ये एक क्या है, अधिगम क्षमता है। वाचन जरूर करेंगे, यानी कि बच्चा जब बोलेगा तो बच्चे में कितने शब्द का जो है भंडार है, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, बच्चे जो है उस जो है बातों को कितना एलेबरेट करते हैं, विस्तारित करते हैं,
तो ये सारी बातें क्या होती है, बोलने के क्रम में देखी जाती है और वो सीधे सामने जो सुनने वाला है श्रोता उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तो वाचन सही है। गति, समन्वय, वैकल्य नहीं होगा, इस सब जो है अक्षमता है, अधिगम अक्षमता, तो ये नहीं देगी। लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, ठीक है, या गति, समन्वय, वैकल्य दे देंगे। चलिए, राइट आंसर सी हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो गतिक दिव्यांगता से बचने के लिए, ठीक है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी की सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, अच्छा, निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, बिल्कुल इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे गतिक दिव्यांगता से ग्रसित है, ऐसे में सबसे ऊपरी मंजिल पर अगर हम इसके लिए क्लास का अरेंजमेंट करते हैं तो ऐसे में उसे चढ़ने उतरने में क्या होगी, बाधा होगी, और जिसके कारण क्या होगा, इसके अधिगम कौशल में क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, ये प्रभावित होगा। ठीक है, ये बचना चाहिए। विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को रैंप और निपटों से समतल करना, चलिए नहीं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ये भी नहीं। फिर है बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो ये क्वेश्चन के अनुसार जो है तीनों निगेटिव है, बाकी बचने वाली बात है, तो ए नंबर से हमें बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी को पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रिएटिव बच्चे का जो है पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उसका उच्च क्रम समस्या समाधान होता है, कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से वो क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। अभी सारी चिंतन सोच पर आधारित होता है, ठीक है, तो नहीं, अब सारी चिंतन होता है, अब सारी चिंतन होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, यानी कि ये विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। अभी सारी वाला का क्या होगा, अब सारी सोच होगा। अभी सारी सोच का मतलब होता है दूसरे के सोच पर आधारित, जबकि क्रिएटिव बच्चा का सोच क्या होता है, अपना सोच होता है, अब सारी थिंकिंग होता है। ठीक है, नवाचारी प्रयोग नहीं, जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये जो है गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। नंबर 21 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य मतलब आसान करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। यहाँ बचना चाहिए यानी कि नेगेटिविटी की बात कह रही है। तो देखिए, जब भी कोई भी स्पेशल कंटेंट को अगर हम लंबे समय तक याद रखने का कोई ऐसा आसान तरीका हो, एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए, स्मृति सहायक विधियां लागू करना। तो क्या हम टीचर को इससे बचना चाहिए, तो नहीं। फिर है दूसरा, संगठनात्मक चार्ट बनाना। हाँ, संगठनात्मक चार्ट बनाना जो कि रटने की बातों को, स्मरण करने की बातों को क्या करती है, हम ऑर्गेनाइज चार्ट बना करके नहीं करते हैं। चलिए, बी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव था। उसके बाद है और संबंध शब्द प्रस्तुत करना, यानी कि जो शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या वैसे शब्द प्रस्तुत करना। तो ऐसे क्या है, इसको ये बिल्कुल है कि हम शब्दों का भंडार अगर रखेंगे तो ऐसे में एक जो है किसी भी स्पेशल कंटेंट को हम लंबे समय तक स्मरण रखने में ये हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो इससे तो हमें क्या है, और संबंध की बात कर रही है, तो इससे तो हमें क्या है, बचना चाहिए, तो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये गलत है। फिर उसके बाद है मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो मानसिक चित्र का उपयोग करना, ये भी हमें इससे भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी के सेंस में है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जब सीखी जाने वाली, ठीक है, सीखी जाने वाली सामग्री से तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, ठीक है। तो सीखी जाने वाली सामग्री से विद्यार्थी क्या है, ज्यादा सीखते हैं, बिल्कुल सही। तो जटिल और व्यापक सामग्री से विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा बेहतर से सीखेंगे नहीं। फिर है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी बातों से बच्चे ज्यादा सीखेंगे, ये बिल्कुल सही है। अव्यवस्थित और असंगठित बातों से या कॉन्सेप्ट से, ज्ञान से बच्चे ज्यादा सीखेंगे नहीं। फिर है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जब भिन्न होगा तो उनसे सीखेंगे, तो ये भी जो है ज्यादा नहीं सीखेंगे, क्योंकि यहाँ भिन्न की बात हो रही है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अगर भिन्न रहेगा तो बच्चे को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या देंगे हम, बी राइट आंसर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट में विद्यार्थियों की विफलता में, यानी विफलता का मतलब असफलता में योगदान देता है। तो विद्यार्थियों की असफलता में कौन योगदान देगा, तो पहला है अनुभवात्मक शिक्षा। क्या ऐसे कारक है जो कि शैक्षणिक उपलब्धि में, एजुकेशनल अचीवमेंट में विद्यार्थियों की असफलता में योगदान देगा, नहीं, ठीक है। दूसरा है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। थोड़ा सा यहाँ नंबर चेंज हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप लोग यहाँ ए बी करके मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल है, जो नॉन डिफरेंशिएबल कंटेंट होते हैं, करिकुलम होते हैं, तो ऐसी बातों को हम आधारित करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे में जो एजुकेशनल अचीवमेंट वाली बात होती है, तो इसमें जरूर है कि बच्चे क्या होंगे, असफल होंगे, ठीक है, विफल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्या है भाई, सही है। फिर है समावेशी दर्शन, ये नहीं है विफलता का मेन कारण। और शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा शास्त्र, तो ये भी जो है शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित अगर शिक्षा शास्त्र होगा तो ये भी विफलता का कारक नहीं होता है एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा कहते हैं, तो इसके बारे में क्या सही है ये देखना है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं, बच्चे जो है निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है बल्कि सक्रिय प्राप्त करता है, यानी एक्टिव रिसीवर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल होती है। बच्चे में लर्निंग करने का जो है क्या होता है, विनियमित करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, नहीं, बच्चे रट के नहीं सीखते हैं बल्कि समझ प्रणाली पर आधारित करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक संवर्तीय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए टीचर को कौन सी बातों से बचना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से, उस संवर्तीय से संबंधित उदाहरण से बचना चाहिए, नहीं। फिर है उस
संपत्तियां के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। नहीं, असतत उदाहरण यानी कि असतत उदाहरण का मतलब है कि एकदम पूरा कंटिन्यूअस रूप से नहीं, बल्कि नॉन कंटिन्यूअस उदाहरण आप देते हैं, तो इससे क्या है, बचना चाहिए। अगर आप लगातार उदाहरण पे उदाहरण देते हैं तो बच्चे की समझ जो है अच्छी तरह से क्या होगी, डेवलप करेगी। ठीक है, तो इससे तो जरूर हमें बचना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद है कॉन्सेप्ट यानी संपत्तियां संबंधित गैर उदाहरण से बचना चाहिए। ये तो सही है कि भाई गैर उदाहरण से हमें बचना चाहिए, तो ये लेकिन क्या है, गैर उदाहरण से गलत हो जाएगा। फिर डी है आपका उनकी संस्कृति में प्रचलित आवरूप है। ठीक है, यानी कि जो उनके संस्कृति में, कल्चर में प्रचलित आवरूप है, क्या उससे बचना चाहिए? तो नहीं, इससे नहीं बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए? तो हमें बचना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में जब हम असतत उदाहरण का क्या करते हैं, प्रयोग अगर कर रहे हैं, तो वैसी बातों से एक शिक्षक को बचना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? यानी कि खुद के जो ज्ञाता होने, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं को कितना जानता है, अपने स्वयं की विभिन्न प्रकार के कमियों और विशेषताओं की उन्हें कितनी समझ है, तो ये सारी बातों को जानना, इन सारी बातों का ज्ञान होना या उन सारी बातों के प्रति जागरूक होना क्या दर्शाता है? ये सारी बातें क्या कहलाती है? मेटाकॉग्निशन कहलाती है, यानी अधिसंज्ञान कहलाएगा। भ्रांति यानी कि कंफ्यूजन नहीं कहलाएगा, स्मृति सहायक विधि भी नहीं कहलाएगा, और ये एक अभिप्रेरणा भी नहीं कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? ठीक है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि कठिनाई की पहचान करना, कोई भी जैसे प्रॉब्लम है उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या कोई आपका एम्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, या फिर जो भी आपके प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड सॉल्यूशन होते हैं, या उनके जो भी रिजल्टेंट को आप डिस्कवर की बात करते हैं, तो ये सब चीजों में जो भी वर्क एंड इनके रिजल्टेंट जो होते हैं, इनका इवैल्यूएशन जो करना, ये किस प्रक्रिया में शामिल होगा? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो आरोपण कहलाएगी। तो आरोपण का मतलब होता है थोपना, जब जबरदस्ती किसी बात के लिए क्या करना, बातें करना। आरोपण नहीं होगा। नकल यानी कि अनुकरण करना भी नहीं होगा। फिर है समस्या समाधान, बिल्कुल सही है, ये समस्या समाधान की ओर हमें केंद्रित कर रहा है। और है निष्क्रिय ध्यान, ये भी नहीं होगा, निष्क्रिय ध्यान ये नेगेटिव है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि कह रहा है, एक तरफ है अभिकथन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, देख लीजिएगा, अभिकथन हो जाएगा। अभिकथन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, तो एसर्शन। एसर्शन क्या कह रहा है? तो एसर्शन और रीजन वाले ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग कह रहे हैं, क्वेश्चन एसर्शन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज यानी कि कंफ्यूजन की जो खोज है और समस्या समाधान चर्चा करना सार्थक है। ये बिल्कुल सही है कि जब टीचिंग लर्निंग की हम बात करते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर किसी भी प्रकार का भ्रम है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बिल्कुल सार्थक होना चाहिए, उनके लिए हमें कई पहल करना चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जब विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है, तो सही बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर है कि उसमें बच्चे क्या होते, सोचते हैं,
ठीक है, कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, ठीक है, इसका क्या इस समस्या का क्या समाधान होगा, ठीक है, और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ये भी सही है कि जब हम अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉल्व करने की बात करते हैं, तो उनके पूरा एकदम आंतरिक रूप से जो है हर गहराई पर क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग जब करते हैं तो इसमें से कौन सी बातें, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो यहाँ थिंकिंग करने के लिए अलग अलग कंफ्यूजन पर की खोज करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं, जो कि चर्चा करना चाहिए, ये सार्थक है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग चलेंगे। कह रहा विद्यार्थियों की बोरियत महसूस होने की संभावना है, मतलब कि बच्चे जो हैं बोर हो रहे हैं, तो संभावना है क्या, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, बिल्कुल, मतलब कि आप पढ़ाए जा रहे हैं, कोई मतलब कि मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इससे बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा बोर हो रहा है। क्लास में कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सुन रहे हैं अथवा नहीं सुन रहे हैं। अगर आप एक टीचर होकर के ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने कोर्स को खत्म करने में, पाठ्यचर्या को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट नहीं देगा और बच्चे जो हैं बोर होंगे। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। फिर है गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, जब आप एक्टिविटी को महत्व दीजिएगा तो बच्चा बोर नहीं होगा, ठीक है। फिर गलत हो गया, उन्हें सफलता मिलने पर, सफलता अगर मिल जाएगा तो बोर नहीं होगा, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर, तो ये नहीं, सफलता की अपेक्षा करते हैं हम तो बच्चा बोर नहीं होगा, ठीक है। अगर सफलता की उपेक्षा होगी, उपेक्षा का मतलब तिरस्कार होगा, तब बच्चा बोर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ क्या देखेंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। चलिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। तो कौन सा तरीका जो है प्रतिपुष्टि, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक को प्रेरक के रूप में, प्रेरक मतलब कि एक स्टिमुलेटर, एक उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन के रूप में, प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका कह रहा है। ये निगेटिव होता है, अनुचित, उचित रहता तब सही है। तो अनुचित तरीका क्या है, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यानी कि कौन बच्चा, जैसे कि कौन बच्चा नॉर्मल चाइल्ड है, कौन स्पेशल चाइल्ड है, कौन मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अलग अलग बच्चा, जो कोई क्रिमिनल माइंडेड बच्चे होते हैं, तो अलग अलग बच्चे के प्रतिभा और क्षमता को देख करके हमें फीडबैक देना चाहिए। या कोई बच्चे जो है गरीब होते हैं, कोई बच्चे अमीर होते हैं, तो उस चीज को देख करके एक टीचर को फीडबैक देने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। तो ये अनुचित तरीका है, ये बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। गतिविधि की प्रक्रिया पर कृति प्रस्तुति देना, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ देंगे, ठीक है, कुछ प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी की प्रक्रिया में कुछ तो जरूर हम क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। ये अनुचित तरीका नहीं है। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, हाँ बिल्कुल, विद्यार्थी के काम से जो भी फीडबैक निकलता है, वो सारे फीडबैक को हम क्या करते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके बताते हैं कि ये बच्चा अगर सफल हुआ तो इनके सफलता के पीछे किनका किनका हाथ है, और कौन कौन कैसे इन्होंने मेहनत किया, कैसे इनका जो है हर त्याग, हर बलिदान इस सफलता के साथ गया, वो सारा हम वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन का अनुचित तरीका नहीं है, यानी उचित तरीका है।
अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए बिल्कुल हम वहाँ एक टीचर होने के नाते हम बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बच्चे कक्ष में क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले होते हैं। सबके सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, सबकी योग्यताएं अलग अलग होती है। तो उस बातों का ध्यान रख करके हमें किसी बच्चों के साथ किसी बच्चे का तुलना नहीं करना है। तो ये एक क्या है, मतलब कि बिना प्रतिपुष्टि। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तो क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके सामने है, यानी ए इज राइट आंसर कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, चलिए तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो सीडीपी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या किया, डिस्कस किया। आई होप आप सभी को जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर है कि इस सारी बातों को अपने एक कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग जो है वीडियो के रूप में मिल पाएगा। तो चलिए आप सभी का साथ हमारा और साथ यहीं तक बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।